गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे आते हुए हैं, नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिसमें फिटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और सभी के लिए जो क्लास 11 12 में भी होगा उसके लिए भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि क्लास 12 और 11th में तो ये टॉपिक है ही है, जिसको मैं नाम देता हूँ घर्षण। बेटा है क्या, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे लगता है। तो देखिएगा, दुनिया में फ्रिक्शन अगर लगता है, घर्षण जब भी लगेगा तो उसके लिए कभी भी अकेले घर्षण नहीं लग सकता है। हम कहते हैं मेरे एक हाथ से घर्षण लग रहा है, तो कहोगे क्या बेवकूफ़ बना रहे सर, कैसे एक हाथ से कहीं घर्षण लग जाएगा? नहीं, सतह दो होनी चाहिए हमेशा। घर्षण बल लगने के लिए सतह दो होगी। जब दो सतहों के बीच एक ठोस हो, दूसरी भी ठोस हो, मान लेते दो ठोस सतह हैं, दोनों ठोस सतहों के बीच में एक बल लगता है, एक सतह दूसरे सतह के ऊपर घिसती हुई चलती है, चलने का प्रयत्न करती है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। जिस बल जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं, और यह घटना ही घर्षण कहलाती है। तो घर्षण कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है, घर्षण हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से उत्पन्न हुआ है। कि जैसे हम पे चलते हैं, तो जूते से हम जब चलते हैं तो एक बार जब हम एक टांग से जूता, जैसे हम नी अपने जूते एक बार जब क्लिक करता है, जो क्रियाकलाप है हमारा चलने का बेटा, कि हम 1 2 3 करके ऐसे जब मूव करते हैं, तो जो मूवमेंट होता है तो हमारा हमें रोड होती है, जमीन हमें घर देती है, तो मैं आगे बढ़ पाता हूँ। अगर वो प्रतिक्रिया हमको प्रतिक्रिया बल ना मिले तो हम आगे नहीं चल सकते, हम उसी रोड पर फिसलने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको बर्फ पे चलने को कहा जाए तो हम बर्फ पे चलने ही लगेंगे, उतने ही दूरी पर निकलने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है लगभग 0 हो जाता है और हम उस पर चलने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उनके लिए हायर कुछ अलग तरह की डिवाइस या मशीन बनाई जाती हैं न्यूमेटिक टाइप की, कि जिससे लगाकर पहनकर हम उस पर चल सकें। तो बेटा फ्रिक्शन हमेशा लगा तो कितने लोगों पे लगता है? हमेशा दो सतहों पे फ्रिक्शन कार्यरत होता है, और दो सतहों पर लगता है, किसी एक सतह पर फ्रिक्शन कार्यरत नहीं होता है। अच्छा, फ्रिक्शन की तो बात हो गई। अब बेटा बात करते हैं फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा फ्रिक्शन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेटा बोलते हैं चरम फ्रिक्शन, मतलब सीमांत घर्षण। क्या कहता है सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? जब दो वस्तुएं एक दूसरे में होती हैं, तो एक वस्तु पे दूसरी वस्तु वह न्यूनतम बल जो उसको वस्तु को चलेआम करा दे, चलाने की कोशिश करती है, कि वह न्यूनतम बल जब दूसरी वस्तु उस पहली वस्तु पर चल जाए तो वह बल ही हमारा चरम बल या सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फोर्स कहलाती है। ये इस पे चलने का जो न्यूनतम बल लगा, तो उसी न्यूनतम बल को हम लिमिटिंग फोर्स को हम कहते हैं सीमांत घर्षण या चरम बल कहते हैं। अच्छा, चरम फ्रिक्शन कहते हैं। फिर आता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण वो घर्षण होता है जिसमें दो वस्तुएं, एक और मान लीजिए एक है और दूसरा मेरे हैंड में मार्क आपका ये है, ये दो वस्तु आपस में रखी हुई हैं। दोनों वस्तु एक दूसरे पर गति नहीं कर रही हैं, लेकिन ये इसके ऊपर ये जाने के लिए और ये इसके ऊपर घिसने के लिए एक बिंदु होगा, जो इसका क्रियाशील बिंदु कार्यरत होगा, जहाँ पर ये स्थित की अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में प्रदान होता है। तब इनके बीच में जो घर्षण कार्य करता है वो स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर ना ये इसके ऊपर बल लगा रही है, तो ना ये मूवमेंट दे रहा, ना ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे में गतिमान स्थिति नहीं ला पा रहे। तो जब गतिमान स्थिति नहीं आ रही है बेटा, तो ये इसके लिए क्या घर्षण बल कहलाएगा? इसको हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। अब आता है मूवेबल घर्षण बल। जब दो सतहों में से एक सतह दूसरी सतह पर क्या हो, दूसरी सतह उस पर चल सके, चलेमान हो, इसको बोलते गतिज घर्षण कहते हैं। गति घर्षण में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु गतिमान हो जाती, चलने लगती, तो इसको हम गति घर्षण कहते हैं। पहला देखो सीमांत पड़ा। सीमांत में वस्तु में जैसे चलती है, जैसे वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलना प्रारंभ करते हैं, तो सीमांत घर्षण बल लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। वस्तु चल नहीं रही है, रुकी की अवस्था में है, दोनों के मिड पॉइंट बिंदु को हम लोग
कौन सा बल कहते हैं? घर्षण। स्थैतिक घर्षण कहते हैं, स्टैटिक घर्षण बल इंग्लिश में, स्थैतिक हिंदी में बोलते हैं। फिर बोला था गतिशील घर्षण, तो इसमें वस्तु गतिमान की अवस्था में हो, गतिमान की अवस्था में हो, गतिशील हो। बेटा मजा ना आ जाए तो पैसे वापस, अगर ध्यान से बस खाली चैप्टर को समझते चलो, चैप्टर में कुछ नहीं रखा है, कोई थ्योरी ऐसी नहीं है तुम्हें याद करनी पड़ेगी। बार बार बस में लेक्चर सुन लेना, पूरा वीडियो तुमको बस खाली दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। अभी हम लोग तो मात्र 5 मिनट का भी कॉन्टेक्ट में हुए हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। क्या बेटा? अभिलंब प्रक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी चीज पूछी गई है, अभिलंब और प्रतिक्रिया। साथ अभिलंब प्रतिक्रिया का खेल कोई खेलना चाह रहा था, मैंने बताया कि देखो जब कोई बड़ा सा एक डायग्राम बनाइए, देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। क्या है भाई अभिलंब प्रतिक्रिया? एक वस्तु, मान लो मेज है ये, ठीक है, एक वस्तु है, इस पर एक वस्तु रखी हुई हो, ठीक है, किताब रखी हुई है, ठीक है, किताब, और ये तुम्हारी हो गई क्या? मेज। और यहाँ पे क्या काम करेगा? इधर धक्का देने पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है, घर्षण बल। इस दिशा में हमारा लगेगा, क्या लगेगा? घर्षण बल। और इस दिशा में कोई खींच रहा होगा ना भाई, खींचने से, तो ये वाय बल जो इसको खींच रहा है, वाय बाहर की तरफ, वाय बल। वस्तु अपने भार से नीचे की तरफ भागेगी, W जो वस्तु का भार है, और वस्तु संतुलन अवस्था में बने रहने के लिए R प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया है। प्यारे बच्चों देखो, R और W, F और P दोनों बराबर की अवस्था में होंगे तो वस्तु संतुलन की अवस्था में होगी। संतुलन की कंडीशन क्या होती है कि अगर ये वस्तु संतुलन की अवस्था में होगा तो R जो होगा नॉर्मल रिएक्शन, प्रतिक्रिया बल बराबर होगा, ठीक है, वेट के बराबर। किसके होगा? वेट के। और हमारा अगर घर्षण बल अगर खींच ले जाए, ये ज्यादा हो जाए चाहे वो ज्यादा हो जाए, वो कंडीशन अलग है। अगर घर्षण बल आरोपित बल के बराबर हो, मतलब कि वाय बल के बराबर हो, तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अब क्या कंडीशन है, क्या नियम है, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत ही पहले डायग्राम को समझ लीजिए, कहीं डायग्राम में कहीं से भी त्रुटि अगर लग रही हो ना, डायग्राम समझ में आ रहा है तो बताइएगा, फिर बताते हैं। एनी डाउट बेटा? कोई प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो बताइए। अगर किसी प्रकार का डाउट आ रहा हो तो क्लियर करेंगे यहीं पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन आ गया कि घर्षण गुणांक किसे कहते हैं? घर्षण गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन के लिए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था घर्षण गुणांक किसे कहते हैं। तो देखो घर्षण गुणांक आपसे मैं जो पढ़ाऊंगा एकदम याद ना हो जाए पैसे वापस। घर्षण गुणांक देखो बेटा किसे कहते हैं? जब सीमांत घर्षण बल अनुक्रमानुपाती हो जाए, जब सीमांत घर्षण बल अनुक्रमानुपाती होती है किसके? अभिलंब प्रतिक्रिया के, आर के। जब सीमांत घर्षण बल अनुक्रमानुपाती होती है अभिलंब प्रतिक्रिया के, तो एक नियतांक आता है जिस नियतांक को घर्षण गुणांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, एफ हटेगा, एक नियतांक आएगा जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू है, यही म्यू ही कहलाता है क्या? घर्षण गुणांक कहलाता है। म्यू इंटू आर,
ठीक है बेटा, म्यू आ गया। और म्यू म्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू बराबर घर्षण गुणांक बराबर हमारा सीमांत घर्षण बल अपॉन अविलंब प्रतिक्रिया के रेशियो को हम कह सकते हैं। अविलंब प्रतिक्रिया, सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। बता दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई भी अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रहा हो, डाउट आ रहा हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। अच्छा भाई, नहीं है कोई डाउट, एनीबडी? आज कोई भी बच्चा कोई भी पूछ सकता है, कोई डाउट हो आप लोगों को तो। अच्छा, बच्चे ने मेरे से पूछा बेटा सर घर्षण कोण किसे कहते हैं, घर्षण कोण। अच्छा ठीक है, उसको भी देख लेंगे बेटा, घर्षण कोण किसे कहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो देखो दिखाते हैं। घर्षण कोण, हेडिंग डाल लीजिएगा, घर्षण कोण। घर्षण कोण बहुत ही सरल टॉपिक है बेटा। घर्षण कोण किसे कहते हैं, आप देखिएगा, आपको आंसर आएगा, नहीं आया तो बताइएगा। देखो, अगर मान लेते हैं एक वर्गाकार एक वर्ग है, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया मान लेते हैं कुछ है, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसे एस से हम प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल बेटा थीटा होगा तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं, दो चीजें, इधर एफ साइन थीटा, एफ एस एफ बराबर भाई यहाँ पे लगता है घर्षण बल, घर्षण बल सीमांत घर्षण इक्वल टू एफ एस एस साइन थीटा, साइन थीटा, और इधर आर बराबर डब्लू कॉस थीटा, आर बराबर डब्लू कॉस थीटा, ठीक है। तो आर बराबर डब्लू कॉस थीटा इधर लगा और एफ बराबर एस साइन थीटा इधर लगा, दोनों को आर बराबर डब्लू कॉस थीटा और डब्लू साइन थीटा, यहाँ पे डब्लू नहीं बेटा, डब्लू जगह एस, जो हमारा मेन जो वैल्यू है उसको नोट करके रख लीजिए। एस साइन थीटा, देयर इज बोथ डिनोट साइन थीटा, दोनों जगह साइन थीटा लग रहा है क्योंकि दोनों जगह एस ही है, एस साइन थीटा, एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा, ठीक है। 10 बार इसको रब करना पड़ेगा यार, अभी कर देता हूँ पहले अच्छे से, एक बार सुन लो अभी, ठीक है। देखो कुछ है नहीं यार, ठीक है ना, परेशान ना होना, फिर से देख लेना अच्छे से। देखिए एक डायग्राम ये बनाया, बोलो हाँ, ठीक है। ये इसका डायगोनल हो गया विकर्ण, ये ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इधर बल लग रहा है, इधर एक बल लग रहा है, ठीक है। दो चीजें हैं, इधर जो बल लग रहा है आर है, इधर जो बल लग रहा है एफ है। एफ इक्वल टू एस साइन थीटा, आर इक्वल टू एस कॉस थीटा, बस इतनी बात थी। 5 बार 10 बार इसको मैं लिख रहा था बार बार, कुछ ना करो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने पर एफ बराबर एस साइन थीटा एंड आर अपॉन, देख लो बड़ा बड़ा लिख ले बेटा, लिख लो यहीं पे, आर इक्वल टू एस कॉस थीटा। देखो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एफ अपॉन आर आएगा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एस और ये एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एफ अपॉन आर क्या होता है,
बताइए चिल्ला के। म्यू होता है घर्षण गुणांक होता है, घर्षण गुणांक। और ये क्या हो गया टेन थीटा। तो मतलब घर्षण गुणांक जो होता है हमारे घर्षण कोण के बराबर होता है। घर्षण गुणांक ये प्रूफ हुआ बेटा कि घर्षण गुणांक घर्षण कोण के बराबर होता है। या प्रूफ करते हैं घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण। यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो कि प्रतिक्रिया F/R आल्सो। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया डाटा। कोई डाउट हो तो पूछने का। ठीक है, हमारे पास कुछ भी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस कर डालेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही हो तो देखिएगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज रिवाइज द वीडियो अगेन एंड आई एम गिव। और मैं आगे आपको घर्षण आगे से नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे घर्षण 2 में या फ्रिक्शन 2 चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसके बाद से, क्योंकि मैं इस पे ही वीडियो क्लोज करता हूँ। आज के लिए आपके लिए भरपूर मटेरियल है, आप इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, और समझने के बाद इसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, सवाल भी करेंगे, कुछ 2-3 और टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास फिटर सेकेंड ईयर, ऑल ऑफ यू बेटा, गॉड प्लस यू। प्लीज लाइक शेयर कमेंट द वीडियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये, जो आपको बहुत ही यूजफुल करेगा, आपको पेपर में बहुत ही सहायता मिलेगी। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके पहले दिया था, आपको अब करंट वीडियो दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच क्लास।